अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी कि सेल साइकिल जो है उसके अंदर किस तरह की सिग्नलिंग इन्वॉल्व है और सेल साइकिल किस तरह से प्रोसीड करता है। अच्छा जी, ये बात हम लोग जो है ना वो सब जानते हैं जी कि सेल साइकिल जो है वो मेजरली चार डिवीजन चार जो है वो सब स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें G1 एस फेज़, G2 एम फेज़ आते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बेतहाशा दफ़ा पढ़ा, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाने वाला। अच्छा, मैं सिर्फ जनरल सा जो है ना ओवरव्यू देता हूँ इन चारों स्टेजेस का। G1 स्टेज के अंदर सेल जो है ना वो न्यूली डेवलप हुआ होता है, न्यूली डिवाइड हुआ होता है, सेल साइज में होता है छोटा। ठीक है, उसने जो है वो अपनी करनी होती है साइंस की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ करनी होती है, सेल को एनलार्ज करना होता है, सेल में डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनानी होती हैं, आरएनएज बनाने होते हैं। इसमें फिर जो है ना वो सेल मेजरली अपने साइज को इंक्रीज करता है, अपने ऑर्गेनेल्स की तादाद को बढ़ाता है, अपने अंदर न्यूट्रिशन को इकट्ठा करता है। ठीक है, सो ग्रोथ रेट जो है ना वो ग्रोथ फेज जो है वो इसका सेल का ये कहलाता है G1, जो कि तकरीबन 6 to 12 आवर्स तक चलता है। देन आता है हमारे पास सिंथेसिस फेज, जिसमें अच्छा इसी सेल के अंदर जो है ना इसी G1 फेज की जो लास्ट पोर्शन होता है, इस लास्ट पोर्शन में सेल जो है ना वो अपने अंदर सब यूनिट्स इकट्ठे करता है डीएनए की सिंथेसिस के। ठीक है, लाइक न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना वो इकट्ठी करना शुरू कर दें, इसने जो है ना वो वाली प्रोटीन्स इकट्ठी बनाना शुरू कर दें जो प्रोटीन्स जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है। सो एस फेज के अंदर तकरीबन 6 to 8 आवर्स लगाकर जो है ना वो अपनी पूरी डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, और कोई काम नहीं करता, सिर्फ डीएनए को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, और बहुत ही माइन्यूट किस्म की जो है ना वो प्रोटीन्स और आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। सो मेजरली डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो इससे से 8 घंटे के अंदर होती है। अच्छा जी, उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज सिर्फ जो है ना वो 3 to 4 आवर्स तक रहता है, और ये स्मॉल सा जो फेज है ये एक्चुअली करता क्या है कि ये ऐसे प्रोटीन्स या ऐसी आरएनएज को सिंथेसाइज करता है जो कि आगे सेल डिवीजन में इसको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है ना, ये गैप 2 फेज कहलाती है। अब वो प्रोटीन्स वगैरह जब सिंथेसाइज होते हैं इससे, तो विद इन आवर जो है ये सेल जो है वो 1 से 2 के अंदर डिवाइड होता है, जिसको हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं, जिसमें सेल डिवाइड करता है 1 से 2 डॉटर सेल्स के अंदर। अब आफ्टर डिवीजन यहाँ पर जो है ना वो एक बाईपास मैकेनिज्म भी है, जिसको हम लोग जो है ना वो G0 फेज कहते हैं, जिसमें सेल अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है। चाहे वो थोड़े देर के लिए, थोड़ी टाइम के लिए अरेस्ट करवाए, चाहे वो मुकम्मल परमानेंटली जो है ना वो अरेस्टिंग करवा ले। जैसे हमारे जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो परमानेंटली अपने आप को G0 फेज के अंदर जो है ना वो अरेस्ट करवा लेते हैं, और वो जब एक बार मैच्योर हो जाते हैं तो वो दोबारा से डिवाइड नहीं करते। सो ये जो हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं, ये जो हमारे पास साइक्लिक मैनर्स है, ये हमें जो है वो सेल की डिवीजन के अंदर या पूरे सेल के एक साइकिल को जो है ना वो डिपिक्ट करती हैं। अब एक सेल ने G1 फेज से S फेज में कब शिफ्ट होना है, S से G2 फेज के अंदर कब शिफ्ट होना है, G2 से M फेज के अंदर कब जाना है, और उसने इधर G0 में जाना है या नहीं जाना है, और अगर जाना है तो कितनी देर के लिए जाना है। ठीक है, चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए, या पूरी ज़िंदगी के लिए उसने चले जाना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ों का जो तयन है वो ऑब्वियसली सिग्नलिंग के थ्रू होगा। वो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है ना वो मॉलिक्यूल्स के एक्सप्रेशन से होगा। सो हम लोग इस लेक्चर के अंदर यही पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो इस पूरे के पूरे सेल की साइकिल को जो है ना वो रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं। सो इसमें जो है ना हमारे पास दो मेजर प्रोटीन्स आती हैं, जिसमें से साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो प्रोटीन्स हैं, और साइक्लिन प्रोटीन्स जो हैं, ये दो प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनके एक्सप्रेशन लेवल जो है ना वो ऑसिलेट करता है, वो वेरी करता है सेल के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स के हवाले से। ठीक है, टाइम टू टाइम इसके इसके डिफरेंट प्रोटीन्स की डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं इसकी काइनेजेस की, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, काइनेजेस है तो मतलब ये फास्फोरिलेट करवाते हैं, और आपको पता है कि फास्फोरिलेशन इज अ की टू सिग्नलिंग। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स की जब फास्फोरिलेशन हो जाती है तो वो प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और जब उसकी डीफास्फोरिलेशन करवा जाती है तो वो प्रोटीन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिव नहीं रहती। सो ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस है, इसको हम सीडीके भी कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस। ठीक है, तो ये सीडीकेस जो है ये साइक्लिन एक प्रोटीन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। साइक्लिन प्रोटीन सेल के अंदर कब होनी है, कितनी ज्यादा होनी है प्रोड्यूस, उस सब का इन्हिसार जो है ना इसके अल्टीमेटली सरफेस रिसेप्टर के ऊपर, और यहाँ पे जो है ना वो इंट्रासेलुलर जो हमारे पास लाइगेंड होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, काइनेजेस जो है वो हेट्रोडाइमर्स हैं विद द रेगुलेटरी सब यूनिट साइक्लिन एंड कैटालिटिक सब यूनिट, जिसको हम लोग साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस सीडीकेस भी कह रहे हैं।
दो मेजरली इसके जो है ना वो सब यूनिट्स हैं। एक जो है वो सीडीके है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, और दूसरा है साइक्लिन प्रोटीन हमारे पास। साइक्लिन जब तक इस सीडीके के साथ अटैच नहीं होगा ये सीडीके इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जो ही साइक्लिन प्रोटीन इसके साथ आके अटैच हुई ये सीडीके एक्टिवेट हो जाएगा और अपना फास्फोरिलेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। देयर आर एनिमल सेल्स के अंदर तकरीबन जो है ना वो 10 डिफरेंट जो है वो साइक्लिन्स मौजूद होते हैं। साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से करके 10 जो है ना वो हमारे पास साइक्लिन प्रोटीन्स होती हैं। और 8 के करीब जो है ना हमारे पास सी डी केज होते हैं। सी डी के 1 2 3 4 5 6 7 8। सो कौन सा सी डी के कौन सा साइक्लिन किस सेल की ड्यूरेशन में एक्सप्रेस करेगा और उसका एक्सप्रेशन लेवल कितना हाई होना चाहिए, यही जो है ना हमारे पास सेल की रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। 4 बेसिक मैकेनिज्म हैं जो कि रेगुलेट करते हैं सीडीके की एक्टिविटी को, ठीक है ना। नंबर 1 के फास्फोरिलेशन एंड डीफास्फोरिलेशन ऑफ सीडीके, कि ये सीडीके की इटसेल्फ फास्फोरिलेशन और डीफास्फोरिलेशन करवा दें। अब ऑब्वियसली सी बात है, इसकी फास्फोरिलेशन होगी तो ये सीडीके एक्टिवेट हो जाएगा, जब इसकी डीफास्फोरिलेशन होगी तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन सब यूनिट्स, ये इस साइक्लिन प्रोटीन को ही जो है ना वो डिग्रेड करवा दे जाए कि एक खास टाइम के लिए सिर्फ सेल के अंदर इसको एक्सप्रेस करवाया जाए, देन इसकी डिग्रेडेशन करवा दी जाए और सेल जो है ना वो अब कोई भी नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म ना कर सके। सॉरी, नॉर्मल से मुराद जो रिलेटेड फंक्शन है। पीरियोडिक सिंथेसिस ऑफ सीडीकेज एंड साइक्लिन्स, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हमने भी पढ़ी, और इन डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो रेगुलेशन डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है वो करवाई जाए। और फोर्थ वन इज एक्शन ऑफ स्पेसिफिक सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स, के डिफरेंट सीडीके इनहिबिटर प्रोटीन्स को जो है वो एक्सप्रेस करवा दे जाए। इन चारों को जो है ना हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहा है जी रेगुलेशन ऑफ सीडीकेज बाय फास्फोरिलेशन। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिन अमाइनो एसिड्स के ऊपर इनकी फास्फोरिलेशन करवाई जाए तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और किसी दूसरे अमाइनो एसिड के ऊपर इनकी फास्फोरिलेशन करवा दी जाए तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सी डी के टू की फास्फोरिलेशन अगर टायरोसिन 15 के ऊपर करवाई जाए, जो कि अमाइनो एन टर्मिनल के ऊपर के करीब है 15 नंबर के ऊपर, तो ये सी डी के टू को जो है ना वो इनएक्टिवेट करवा देते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग जो है ना वो सी डी केस की टी लूप के 160 थ्रियोनिन रेजिड्यू को फॉस्फोरिलेट करवाएं तो ये सी डी के जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी। सो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि किस रेजिड्यू के ऊपर फास्फोरिलेशन हो रही है। हमेशा फास्फोरिलेशन एक्टिवेशन की तरफ लेकर नहीं जाती, ये बात भी याद रखनी है आपने। अच्छा जी, प्रेजेंस ऑफ जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल उसने दी है जी कि किस तरह से सीडी के जो है ना फास्फोरिलेशन वो हेल्प आउट करती है, कि अगर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो डीएनए के अंदर, डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर किसी तरह से कोई डैमेज आ जाए, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक आ जाए, तो वो सेल को जो है ना वो ले जाती है G2 की तरफ। किस तरह से लेके जाती है जी, यहाँ पर मैं एग्जांपल देने लगा हूँ कि यीस्ट के अंदर जब सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक आता है तो वो एक खास किस्म का काइनेज उसके अंदर जो है ना एक्टिवेट हो जाता है इस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक की वजह से। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक जो है ना वो एक्ट करता है एज ए लाइगेंड के इंट्रासेलुलर सिग्नल के तौर पर, और ये इंट्रासेलुलर सिग्नल एक खास किस्म के काइनेज को एक्टिवेट करवाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रैड 3। अब ये रैड 3 क्या करता है, ये जो है ना वो इनएक्टिवेट करवा देता है पीटीपीएजिस को, ठीक है ना। ये पीटीपीएजिस का काम क्या था कि ये जो है ना इनका काम था कि ये डीफॉस्फोरिलेट करवाते थे टायरोसिन 15 को। यहाँ पर आपको पता हो कि टायरोसिन 15 क्या कर रहा था, इनएक्टिवेट कर रहा था ना, तो पीटीपीएज ने इसको रिमूव करवाना था फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से और इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना था। अब रैड 3 ने उसको कर दिया ब्लॉक, मतलब ये सीडीके जो है ना वो एक्टिवेट नहीं हो रहा। जब सीडीके एक्टिवेट नहीं हो रहा तो मतलब सेल जो है ना वो आगे डिवीजन के अंदर नहीं जा रहा, सेल डिवाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सेल को पता लग गया है कि मेरे डीएनए के अंदर डैमेज आ गया। जब तक वो डीएनए का डैमेज रिपेयर नहीं होगा सीडीके जो है ना वो रिमेन इनएक्टिव रहेंगे और सेल जो है ना वो अरेस्टेड रहेगा इन द G2 फेज। सो इस तरह से सेल को जो है ना वो एक डैमेज डीएनए को आगे प्रोसीड करवाने से जो है ना वो रोक लिया गया है। सो इन केस अगर इस तरह के किसी भी प्रोटीन के अंदर अगर सपोज कोई म्यूटेशन आ जाए या वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन ना परफॉर्म करवा सके तो क्या होगा कि डैमेज डीएनए प्रोलिफरेट करता रहेगा और अल्टीमेटली वो सेल जो है वो अपना कंट्रोल खो देगा और वो सेल कैंसर की तरफ लेके जा सकता है। सो सेल डिवीजन की रेगुलेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सेल जो है ना वो कैंसर की तरफ लीड कर सकता है। अच्छा जी, कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन जो कि सेकंड हमारा पॉइंट था। हाईली स्पेसिफिक एंड प्रिसाइजली टाइम्ड प्रोटियोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन रेगुलेट सीडी के एक्टिविटी थ्रू आउट द सेल साइकिल।
किस टाइम के ऊपर और कौन सी वाली सीडीके की प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन इस टाइम तक हो जानी चाहिए और नेक्स्ट वाली की जो है ना वो डिग्रेडेशन नहीं करनी है अभी तक। ये जो रेगुलेशन है ना ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारे पास इस सेल साइकिल के अंदर। Progress through mitosis requires first the activation, then destruction of cyclin A and B, which activate the catalytic subunits of M phase CDKs. अब साइक्लिन ए और बी जो है हमारे पास पहले उसकी माइटोसिस के स्टार्ट में उसकी एक्टिवेशन होती है, फिर देन फौरन ही उसकी डिग्रेडेशन करवा दी जाती है और देन एम फेज सीडीके उसको जो है ना वो एक्टिवेट करवा दिया जाता है। ठीक है ना। सो अगेन ये वही बात है जी कि टाइमली, स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज जो है ना वो प्रोटियोलिटिक ब्रेकडाउन ये बहुत मैटर करती है। अब बहुत सी प्रोटीन्स के साथ जो है ना वो कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड के ना स्ट्रेंग्स होती हैं, कुछ खास किस्म के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग जो है ना वो डिस्ट्रक्शन बॉक्स कहते हैं। क्योंकि कोई एक प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसके साथ कोई एक छोटा सा जो है ना वो थ्रेड सा लटक रहा है अमाइनो एसिड का, कोई 10-12 अमाइनो एसिड का थ्रेड सा जो लटक रहा है, उस 10-12 अमाइनो एसिड के थ्रेड को ना हम लोग क्या कहते हैं जी, डिस्ट्रक्शन बॉक्स। ये डिस्ट्रक्शन बॉक्स इस बात की इंडिकेशन होती है कि जब इसकी एक्सप्रेशन हुई है और इसकी एक्सप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको जल्दी डिग्रेड भी करना है। इसका बड़ा ही जो है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड है। अगर किसी प्रोटीन के साथ ही डिस्ट्रक्शन बॉक्स एक्सप्रेस किया जाता है ना, उसका मकसद ये होता है कि इस प्रोटीन को बहुत जल्दी जो है ना वो डिग्रेड करवा देना है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन डीबीआरपी है एक हमारे पास, डिस्ट्रक्शन बॉक्स रिकॉग्निशन प्रोटीन्स। सो ये डीबीआरपी जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं, ये उस साइक्लिन प्रोटीन को जिसका डिस्ट्रक्शन बॉक्स होगा उसको लिंक अप कर देंगे यूबिक्यूटिन प्रोटीन के साथ। अब यूबिक्यूटिन प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं, वो यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड करवाना शुरू कर देते हैं और यूबिक्यूटिन की एडिशन जो है वो आपको पता है कि वो सोम्स को एक्टिवेट करती है और प्रोटियोलाइसिस उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है उस साइक्लिन प्रोटीन की। सो वो साइक्लिन प्रोटीन अगर डिग्रेड हो गया तो वो सीडी के एक्टिव नहीं रहेगा और सीडी के एक्टिव नहीं रहेगा तो वो सेल साइकिल मजीद आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। चलिए, व्हाट कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ साइक्लिन ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, ये अगेन जो है ना वो डिपेंड करता है जी, इंक्रीज्ड सीडी की एक्टिविटी एक्टिवेट साइक्लिन प्रोटियोलिसिस। वो जो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं ना कि सीडीके की एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है तो ये सीडीके का काम क्या है, काइनेज है, फॉस्फोरिलेट करवाना। तो ये क्या करेगा, ये जो है ना वो डीबीआरपीज प्रोटीन्स को भी फॉस्फोरिलेट करवा देगा। अब सीडीके ने डीबीआरपीज प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करवाया, डीबीआरपी प्रोटीन्स ने जो है ना वो रिकॉग्नाइज किया उस साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन बॉक्स को, साइक्लिन को पकड़कर उसने जो है ना वो यूबिक्यूटिनेशन की तरफ ले गया। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि इसी सीडीके की जो है ना वो इनहिबिशन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसका जो एक्टिवेटिंग रेजिड्यू था साइक्लिन उसकी तो डिग्रेडेशन हो गई है। सो ये एक अपने आप को ही जो है ना ये सीडीके क्या कर लेते हैं, जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो अपनी रेगुलेशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो ये एक्सप्रेशन जो है ना वो टाइम बहुत जो है ना वो एक पल्स की तरह से आता है, थोड़ी देर के लिए इंक्रीज करता है और देन जो है ना वो अपनी ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन करवा कर जो है वो रोक दे जाता है। जैसे यहाँ पर जो है ना एक ओवरऑल जो है एग्जांपल दी गई है इन दोनों की कि लेट्स से हमारे पास जो है ना वो एक सीडीके है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसके पास कोई साइक्लिन प्रोटीन नहीं है। जो ही सेल के अंदर साइक्लिन को जो है ना सिंथेसाइज किया गया, लाइक फॉर सपोज हो सकता है ये कि वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक की वजह से हो सकता है या कोई एक्सटर्नल सिग्नल की तरफ से हो सकता है। सो जो ही साइक्लिन्स आई, साइक्लिन सीडीके के साथ बाइंड की, सीडीके एक्टिवेट हो गया, सीडीके जो है वो फास्फोरिलेशन करवाई, उसने मल्टीपल प्रोटीन्स की दूसरी जगहों पर फास्फोरिलेशन करवाई। ठीक है, अब बारी आ गई है इस कम्प्लेक्स की, सीडीके साइक्लिन की जो है ना वो इनहिबिशन की। तो इसकी इनहिबिशन दो तरीकों से हम लोगों ने पढ़ा हो सकती है, या तो हम जो है ना फास्फाटेजेस आए, फास्फाटेजेस इसके एक्टिवेटिंग फास्फेट को रिमूव करवा दें। जब ये रिमूव करवा देंगे तो ये कम्प्लेक्स जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इस साइक्लिन के ऊपर मौजूद जो है ना वो डीबीआरपी जो है, ये डीबीआरपीज जो है वो इन साइक्लिन्स को के साथ बाइंड करें और साइक्लिन के साथ जो है ना वो यूबिक्यूटिन के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दें। यूबिक्यूटिन के मॉलिक्यूल जब ऐड हो जाएंगे तो साइक्लिन प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास एक इनएक्टिव सीडीके जो है ना वो आ जाएगा। सो ये दो मेजर मेथड जो है वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। थर्ड मेथड है जी हमारे पास रेगुलेटेड सिंथेसिस ऑफ सीडीकेज एंड साइक्लिन्स।
कि रेगुलेशन हम लोग करवा रहे हैं। पीछे वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 मेथड्स थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कंट्रोल डिग्रेडेशन कैसे हो रही थी, और इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि फास्फोरिलेशन और डीफास्फोरिलेशन से कैसे जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं। थर्ड वाला है हमारे पास जी कि हम लोग सीडी की और साइक्लिन्स की जो है ना वो रेगुलेशन करवा रहे हैं। इनको ना डिग्रेड करवा रहे हैं, ना ही इनको जो है ना हम लोग वो किसी और तरीके से जो है वो इसको एक्सप्रेशन करवाना चाह रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन्स, जो जिसमें से साइटोकाइनिन एक हम लोगों ने पढ़ा भी है डिटेल से अंदर। साइटोकाइन जब आकर बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ, तो हम लोगों ने पढ़ा कि वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं उनको एक्टिवेट करवा देते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F की। ये E2F जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये जाकर जो है ना वो साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, CD के Z और CD के 4 वगैरह की जो है ना वो एक्टिवेशन करवाते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट मैप काइनेसिस कैस्केड्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो साइटोकाइन की सिग्नलिंग को पढ़ लिया डिटेल से। सो इस तरीके से जो है ना ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के एक्सप्रेशन को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं और डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा जी, इनहिबिशन ऑफ CD केस। हम लोग डिफरेंट इनहिबिटरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाते हैं, जो कि ऑब्वियसली CDKs ही से एक्टिवेट होंगी, और जब ये खुद एक्टिवेट होंगी तो ये आकर ब्लॉक कर देंगी इस CDK को, और इसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देंगी। इनमें से एक एग्जांपल है जी P21। ये P21 जो है वो इनहिबिट कर देती है। सो यहाँ पर जो है ना वो आप लोग एक ओवरऑल स्केच देख सकते हैं कि डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं उनके एक्सप्रेशन होते हैं, और उनके एक्सप्रेशन लेवल जो है वो डिफरेंट टाइम्स के लिए इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस टाइम ग्राफ को आवर्स में लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास साइक्लिन ए और CDK2 है, ये हमारे पास जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं, 2-3 फेजेस के अंदर जाते हैं, और एम फेज में फ़ौरन ही इसका जो है ना वो डिग्रेडेशन करवा दी जाती है, और फॉर अ वेरी वेरी फ्यू मिनट्स जो है वो साइक्लिन बी और CDK1 के एक्सप्रेशन को एकदम से इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है, और उसके साथ ही उसको जो है वो डिक्रीज भी कर देते हैं। सो ये जो है ना वो मल्टीपल एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग ऑसिलेशन का नाम जिक्र पहले कर रहे थे, कि डिफरेंट साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस की ऑसिलेशन होती है सेल साइकिल के दौरान, जिससे सेल साइकिल जो है वो अपनी डिफरेंट स्टेजेस को जो है ना वो अबूर करता चला जाता है। सो यहाँ तक जो है ना वो हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे, साइक्लिन के साइटो के सेल साइकिल जो है वो किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, उसमें साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस का बड़ा अहम किरदार है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। किसी तरह का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।